सो ये तो नाम सुनोगे ना पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के बारे में पता ही है ना। जैसे आपने जब देखा होगा क्या कि लॉ मेकिंग बॉडी गवर्नमेंट के कंपोनेंट के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो वी हैव थ्री कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आपको एक बार बतलाया भी था क्या कि अगर हम लोग मॉडल बनाते हैं तो दिस मॉडल इज कॉल्ड एज इंटर गवर्नमेंटल मॉडल इन द सेंस क्या कि लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, ये तीनों ही कंपोनेंट हैं गवर्नमेंट के। सो दे वर्क इन क्लोज कोलेबोरेशन ऑफ ईच अदर विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू ईच अदर्स डोमेन। एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। दे सो सिंपली वी कैन से दैट दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी ऑफ पावर, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, पावर सेपरेट है सबके। एंड वी नो दैट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने यहाँ एक ही सिस्टम के पार्ट, एक ही है ना पर्सन। जैसे कि मान लीजिए लॉ बनाते, लेजिस्लेचर का क्या काम है, लेजिस्लेटिव विंग एट यूनियन लेवल, है ना, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि जो लॉ बने बने हुए हैं या जो लॉ बन गए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना। ये सिंपली है ना। अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल में आपको ये भी रेफर करवाया था कि सिटीजनशिप से जुड़े हुए लॉ या फिर एनवायरमेंट से जुड़े हुए लॉ, जो भी ऑर्डिनरी लॉ के बारे में आपने सुना होगा, तो उस लॉ को किसने बनाया। मान लीजिए सिटीजनशिप वाला लॉ, आपको पता है कि सिटीजनशिप एज ए सब्जेक्ट मैटर किस मिनिस्ट्री का काम है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉ बनाया या फिर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया ना। तो इस चीज में तो क्लियर है क्या कि लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है। और लेजिस्लेचर जो अपने यहाँ है, अगर हम लोग पार्लियामेंट के कंपोजिशन के बारे में देखें तो इन आवर सिस्टम पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट हैं, प्रेसिडेंट हुए, सुने होंगे नाम ना, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा एज अपर हाउस, लोकसभा एज लोअर हाउस। तो ये सब पार्लियामेंट के कंपोनेंट के तौर पे अभी जस्ट फिलहाल इसी बात को ध्यान में रखें कि ये पार्लियामेंट के कंपोनेंट के तौर पे काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब लॉ बनाने की बात आई तो पार्लियामेंट ने बनाया, और पार्लियामेंट में जैसे सपोज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर संभाल रहे हैं ना, तो सिटीजनशिप एज ए सब्जेक्ट मैटर अगर उस मिनिस्ट्री का पार्ट है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लॉज ऑन दैट सब्जेक्ट मैटर विल बी फॉर्मुलेटेड बाय विच अथॉरिटी, है ना, लेजिस्लेचर के द्वारा, यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा। और यूनियन लेजिस्लेचर किसको बोल रहे हैं हम लोग, पार्लियामेंट को बोल रहे हैं, समझ गए। अब जब लॉ बन गया उस सब्जेक्ट मैटर पे, तो लॉ के इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी, एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन कौन मिनिस्ट्री संभाल रही है, एग्जीक्यूटिव का काम, वो सब्जेक्ट मैटर किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, होम अफेयर्स। अगर नहीं पता है, जैसे मान लीजिए धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी कि कौन सा काम किस मिनिस्ट्री के अंदर में है। फिलहाल अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ चीज है, तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ चीज है तो अपेक्स लेवल पे कौन सी अथॉरिटी हो जाएगी टू मॉनिटर और एग्जीक्यूट और इवेल्यूशन वगैरह करने को, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, यही है ना जो इन जनरल आपने सुना होगा। तो इस वजह से क्या है कि लॉ बनाना उसका काम था, लेजिस्लेचर का काम था। अब एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी किसकी, ये। तो ये सब आपने सुना होगा, सारा मैकेनिज्म है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये तो पार्लियामेंट का हो गया। पार्लियामेंट के अंदर में आपने देखा होगा दो हाउस, है ना, दो हाउस में लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के तौर पे, हाउस ऑफ पीपल का ही हिंदी नेम है लोकसभा, जो कि हिंदी नाम भी अडॉप्ट किया गया था, है ना, हिंदी नाम भी पार्लियामेंट के ही द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और जो राज्यसभा है अपेक्स अपेक्स हाउस है दोनों में, मतलब बड़ा हाउस है दोनों में। और फिर राज्यसभा जिसका कि इंग्लिश नेम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आप मुझे ये बताइए अपने कॉमन एक्सपीरियंस से कि लोकसभा और राज्यसभा में इफ यू आर एलिजिबल वोटर, तो कौन से हाउस का आपने इलेक्शन किया, वोटिंग किया, आपने किस हाउस के लिए एलिजिबल थे, लोकसभा के लिए, जहां पे कि पीपल डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं ना। तो पीपल जो डायरेक्ट इलेक्शन कर रहे हैं वो लोकसभा के लिए कर रहे हैं, और लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अभी देखिए अपनी कौन सी लोकसभा कंस्टिट्यूट हुई, 18th लोकसभा ना। अभी जो गवर्नमेंट नहीं बनी, लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा का इलेक्शन देखा होगा इन जनरल, अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़ा है अभी तक, तो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्शन हो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई। और उसमें क्या देखा, एक कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कि क्लेम किया कि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ना, या फिर कोalition के भी साथ हो सकता है। तो यहाँ पे अभी क्या था, कोalition के ही साथ, उस कोalition को हमने क्या देखा, एनडीए के नाम से, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से वो गवर्नमेंट बनी। तो अभी समझ पाएंगे ना कि 18th लोकसभा में कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया,
एनडीए की गवर्नमेंट है। तो एनडीए जो है आपका कोalition नाम है, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम है, समझ गए ना। कोalition मतलब हिंदी में हम उसको बोल रहे हैं गठबंधन की सरकार। तो इवन दो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी अपने यहाँ है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम सुना होगा जो कि अभी रूलिंग पार्टी है नेशनल लेवल पे, भारतीय जनता पार्टी, और जो अपोजिशन में है उसका क्या नाम सुना आपने, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है तो पार्टी आप किसी आपकी आइडियोलॉजी, बीइंग पीपल ऑफ कंट्री, बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू हैव पावर टू इलेक्ट योर गवर्नमेंट, है ना। तो आप जब इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो पर्टिकुलरली क्या होगा, एक आइडियोलॉजी के ही बेसिस पे ना गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी आइडियोलॉजी जिस पार्टी से मैच करती है आपने उस पार्टी को वोट किया, है ना। लाइक वाइज जो भी ऐसे ऐसी सारी चीजें होंगी, समझ गए। अगर बीजेपी को ये लगेगा कि हो सकता है पीपल मैंडेट जो है वो मुझे जो है वो ना मिले, तो क्या करेगी, सेफ साइड के लिए कोalition बनाएगी। माने सेम आइडियोलॉजी को फेवर करने वाले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उन सब छोटे छोटे, एक मेजर पार्टी और बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं और या फिर और नेशनल पार्टी भी हो सकती है, तो वो सब उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। तो इसी फीचर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोalition गवर्नमेंट, है ना। तो कोalition गवर्नमेंट के बाद इजीली उतने नंबर को अचीव किया जा सकता है जितने की रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट बनाने को, समझ गए। तो लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो ये भी इन जनरल आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि लोकसभा के इलेक्शन, जैसे कि झारखंड है ना, तो झारखंड स्टेट है, तो बिहार स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, तो क्या फिर लोकसभा में सीटों का एलोकेशन कैसे होगा, ये भी तो चीज सोचने वाली बात होगी। क्या कि मान लीजिए ठीक है, क्या हमने यूनिफॉर्म बेसिस पे सीटें दे दी है राज्य को, क्या कि चलिए हमारे पास आज 28 स्टेट्स हैं, या फिर 3 यूटीज ऐसे हैं, ये भी तो डिस्कशन हुआ है कि 3 ऐसे यूटीज है जहां लोकसभा की, जहां पे कि एसएलए की सीट है उसकी अपनी स्टेट असेंबली है, और लाइकवाइज लोकसभा में भी सीट जाएंगी उस स्टेट से, क्लियर है ना। तो क्या ये यूनिफॉर्म मैनर में, यूनिफॉर्म वे में सीट एलोकेट कर दी गई है, या फिर डिफरेंस है। जैसे बगल का, अगल बगल का स्टेट अगर कंसीडर करें, बिहार का देख लें, तो बिहार में कितनी है लोकसभा की सीट, 40, है ना। झारखंड में कितनी है लोकसभा की सीट, 14। तो क्या ये सेम है या फिर अलग अलग है, नंबर वाइज अलग दिख गया ना। तो कुछ तो पैरामीटर्स होगा जिसके बेसिस पे हमने ये डिफरेंशिएशन किया, तो वो पैरामीटर है हमारा सेंसस। सेंसस के बारे में भी जिक्र हुआ है ना लास्ट क्लास में। तो सेंसस के ही बेसिस पे हम लोग सीट का एलोकेशन करते हैं। कौन से सेंसस के बेसिस पे, सेंसस हर 10 साल में हो रहा है ना, तो 1971 के सेंसस के बेसिस पे हम लोग ये चीज करते हैं। और आज देखिए, आज है हम लोग 2024 में, और लास्ट सेंसस दैट वाज एज्यूम्ड या सपोज टू बी कंडक्टेड इन द ईयर 2021, बट ड्यू टू कोविड पेंडेमिक इट वाज नॉट पॉसिबल, है ना। सो आगे देखते हैं, जब भी होगी गवर्नमेंट की जब मर्जी हो तो सेंसस को कंडक्ट करवाने की। लेकिन हम लोग क्या देख पा रहे हैं सेंसस का, तो 1971 को ही क्यों चूज किया, बताइए। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि इतने टाइम के अभी तक 1971 के ही सेंसस को क्यों रेफर किया जा रहा है ना। तो दिस ईयर वाज टेकन कंसीडर्ड एज कि अभी तक 1971 का जो पॉपुलेशन था, है ना, उस वक्त की जो पॉपुलेशन थी पूरे इंडिया की, तो इंडिया में देखेंगे आप कोई पर्टिकुलर एरिया, रीजन जहां पे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई पर्टिकुलर जहां पे की कम है। जैसे मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, और वहीं पे साउथ इंडियन स्टेट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो इट कैन बी इजीली फाउंड दैट कि उन्होंने पॉपुलेशन के ग्रोथ पे कंट्रोल किया, समझ गए ना बात। तो अगर हमारा पैरामीटर पॉपुलेशन ही है, तो आज अगर देखेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स फायदे में रह जाएंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत पॉपुलेशन है, और साउथ इंडियन स्टेट्स ऑलरेडी घाटे में रहेंगे, जो कि उनके द्वारा ऑलमोस्ट ये चीजें रेफर भी की जाती है ना, जहां पॉपुलेशन का पैरामीटर होगा, और वहां पे इजीली आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन है। तो दैट्स व्हाई 1971 को इजीली रेफर किया गया, इस वजह से कि इस वक्त तक समझा गया था कि स्टेगनेंट पॉपुलेशन है, और जब आगे मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ चलिए ठीक है, एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी रीजन से, तो उस सेंसस को ही रेफर किया जा सकता है, क्लियर है ना। तो 1971 के बेसिस पे सीटों का एलोकेशन किया जाता है टू द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, समझ पा रहे हैं। तो यहां पे एक चीज देखने को मिली कि 1971 के बेसिस पे, 1971 के सेंसस के बेसिस पे सीटों का एलोकेशन किया जाता है। 2 हाउस है ना अपने पास, राज्यसभा में भी जो सीट दी जाएगी, जैसे लाइकवाइज अगर हम झारखंड की बात कर लें, तो झारखंड स्टेट है, तो झारखंड से लोकसभा की भी तो सीट फिक्स होती है, राज्यसभा की भी सीट फिक्स है,
और उसके लिए भी क्या किया गया है, जो सीटों का एलोकेशन किया जाएगा ना दोनों हाउस में यूनियन लेवल पे, वो डाटा रेफर किया जाता है 1971 सेंसस। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए, जैसे सपोज एग्जांपल देखते हैं, झारखंड को लोकसभा में सीट दी गई 14 और वहीं पे राज्यसभा में सीट देखते हैं 6। समझ गए ना किस बेसिस पे दिया जा रहा है। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन के मैटर पे बात करें तो राज्यसभा का इलेक्शन जो है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? राज्यसभा का इनडायरेक्ट है ना। पीपल दे डू नॉट वोट डायरेक्टली, दे डू नॉट पार्टिसिपेट, वोटिंग पार्टिसिपेट वहां पे नहीं करते हैं डायरेक्टली। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली रेफर दिस एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने जिनको इलेक्ट किया हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्यसभा का पूरा नाम देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना। यानी कि जो स्टेट्स के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है। क्लियर है। यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला जो एस्पेक्ट है उसको हाईलाइट करता है, दैट इज अफेल्ड बाय राज्यसभा। ये तो समझ पा रहे। तो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इन द सेंस कि हमने जिनको जिता के भेजा हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, हमारे बिहाफ पे वही इलेक्ट करते हैं उनको। ये भी चीजें होंगी। दैट्स व्हाई वी रेफर दिस एज इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। अब उसके बाद लोकसभा में भी लोकसभा को देख लेते हैं। तो लोकसभा में अभी जस्ट डिस्कशन हुआ कि वोटिंग प्रैक्टिस कैसा है, डायरेक्ट इलेक्शन है, वहां पे डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, पीपल डायरेक्ट वोट करते हैं। दैट्स व्हाई जो सिस्टम हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वोटिंग का, डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए कि झारखंड को 14 सीट्स दी गई है, तो पूरा ही झारखंड को जो है 14 डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा ना। तभी तो आप बोल पाते हैं क्या कि ये हमारा संसदीय क्षेत्र है। यानी कि इस जो जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं कि हमारे सांसद ये हैं, है ना, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये है। अगर मान लीजिए ये वाली सीट है तो इस वाली सीट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि झारखंड को 14 सीट्स दी गई है ना, कौन से सेंसस पे, 1971 के सेंसस पे बेस्ड होकर। झारखंड के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, जैसे यूपी मोस्ट पॉपुलस स्टेट है ना अपने कंट्री का, तो यूपी को मैक्सिमम सीट दे दी गई होगी अपने एजम्पशन के बेसिस पे, और अकॉर्डिंगली इट इज सो। तो यूपी को कितनी सीट दी गई है, 80 सीट्स लोकसभा के इलेक्शन में। क्लियर है ना। तो यूपी को भी अकॉर्डिंगली 80 डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांटने की जरूरत पड़ी होगी। समझ पाए बात को। तो यूपी को हो या फिर झारखंड को हो, तो जितनी सीट दे दी गई है, तो दैट स्टेट इज टू बी डिवाइडेड इनटू दैट नंबर ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज। यहां पे दो चीजें क्लियर करनी होंगी, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी का भी जिक्र हुआ है ना। तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए लोकसभा का टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, और जब बात उस स्टेट के अंदर की बात होगी तो स्टेट में क्या है, जैसे झारखंड एसएलए है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा का भी अपना टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज होगा। अभी जैसे इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आ गया, तो झारखंड में कितनी सीट है लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के, बताइए। 81 सीट्स है ना। अभी जस्ट इलेक्शन हुआ ना, तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। मतलब आपके डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। तो 81 सीट्स है ना, 81 सीट्स है। तो 81 सीट्स के लिए राज्य के स्तर पे राज्य विधानसभा को 80 डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया। तो 80 डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांटना, अब सबको रिलेट करिए, सबको लिंक करते हैं। अब ये है कि अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथोरिटी क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये बोलता है आर्टिकल 82 के थ्रू क्या कि देयर शैल बी रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस, है ना। रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स मतलब कि इस क्षेत्र का, इस निर्वाचन क्षेत्र का बनना, है ना, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का बनना, या फिर स्टेट्स को जो सीट दे दी गई है, अलग अलग चीजें है ना। स्टेट को सीट एलोकेट करना, और एलोकेटेड जो सीट्स हैं उसके लिए उस स्टेट का डिवीजन, कौन सा डिवीजन, टेरिटोरियल डिवीजन, है ना। मतलब टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का बनना, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का डिवीजन। समझ गए बात को। तो आर्टिकल 82 बोलता है क्या कि आफ्टर ईच सेंसस देयर शुड बी रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। क्लियर। अब किसको इंपावर कर दिया गया आर्टिकल 82 के थ्रू, ये बोलता है कि इन सच मैनर और बाय सच ऑथोरिटी एज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। वापस किसको इंपावर कर दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट को जैसा जो जरूरी लगेगा, आर्टिकल 82 के पर्सुएंट से पार्लियामेंट इज इंपावर्ड। क्लियर है। और पार्लियामेंट ने आर्टिकल 82 में जो पावर दिए गए थे ना, उसको, उसी पावर को यूज करते हुए एक लॉ बनाया, उसका नाम था डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, है ना। तो ये पार्लियामेंट का क्या हो गया काम, लॉ बनाने का।
क्योंकि और ये पावर किसके थ्रू एक्सरसाइज कर रहा है, आर्टिकल 82 के थ्रू जो दिया गया, किस चीज को करने को लेके, ये जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का जो ड्रॉ है ना, बनना है ना, उसकी आउटलाइनिंग करनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन, बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं ना, तो ये बाउंड्री ड्रॉ करने का काम कर रहा है। तो दैट्स व्हाई अभी हम लोग फिलहाल इसको रेफर कर रहे हैं इन pursuance of article 82 that empowers parliament and accordingly parliament had enacted delimitation act। क्लियर है? तो पार्लियामेंट कब कब ये लॉ बनाता है ना, मतलब टिल नाउ पार्लियामेंट हैड इनेक्टेड दिस लॉ, है ना, एट फॉर द 4 टाइम्स, 1952 में बनाया, 62 में बनाया, 72 में बनाया, और जो लास्ट लॉ बने थे इसके अकॉर्डिंग वो कब बना, 2002 में बना। तो इस लॉ को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट ने अब तक कितनी बार लॉ बनाए हुए, 4 बार। अब ध्यान रखिएगा, इस लॉ के परसुएंस से यानी इस ईयर में लॉ बनाया गया, इसमें बनाया गया, इसमें बनाया गया, इसमें बनाया गया, समझ गया ना किस पर्पज से। अब इस लॉ के परसुएंस से एक बॉडी का कंस्टिट्यूशन होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है, उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन, समझ गए, हिंदी में बोलते हैं परिसीमन आयोग। क्या काम करेगा, परिसीमन क्यों बोल रहे हैं, वो सीमाएं ड्रॉ करेगा, बाउंड्री ड्रॉ करेगा, किसकी, बोलिए किसकी बाउंड्री ड्रॉ कर रहा है, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री ड्रॉ कर रहा है। समझ गए ना कैसे कैसे हो रहा है। आर्टिकल 82 के परसुएंस से पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उस पार्लियामेंट के बने हुए लॉ के परसुएंस से क्या हो रहा है, एक बॉडी का क्रिएशन हो रहा है, उस बॉडी का क्या नाम है, डिलिमिटेशन कमीशन। किस पर्पस के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए, यानी परिसीमन, यानी कि परिसीमन क्या है, वो जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री को ड्रॉ करना, पॉलिटिकल बाउंड्री इन विच सेंस, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को ड्रॉ करना। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज किस पर्पस से, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन के पर्पस से हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्पस से हो। क्लियर है ना। तो देखिए डिलिमिटेशन बना दी गई कब कब, जैसे 1952 के लॉ के परसुएंस से कब कब बना, इस लॉ के परसुएंस से 1953 में बना, 62 वाला 1952 वाला 53 में बना है, 1962 वाला 1963 में बन गया, है ना, 62 में ही बना है ये, 1973 में बना दिया जाता है, और 2002 वाला जो लॉ है उसके परसुएंस से कब बना दिया जाता है, 2002 में ही बना दिया जाता है। समझ गए कि कहां से क्या लिंक हो रहा है। अब इस कमीशन का क्या काम है, ये कमीशन करती क्या है, तो सिंपल सा डिलिमिटेशन करती है, बाउंड्री ड्रॉ करती है। बाउंड्री किसके लिए ड्रॉ करती है, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करने के लिए। समझ गए ना कैसे कैसे हो रहा है। अब देखिए इस बॉडी के पास इतना पावर है ना कि अगर इसका जो रिपोर्ट है दैट गेट्स फाइनलाइज्ड, है ना, अगर वो फाइनल रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है तो इवन पार्लियामेंट के पास और इवन स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है क्या कि इसके अंदर में मॉडिफिकेशन कर पाए, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉ के बराबर वैल्यू हो जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो फाइनली पब्लिश्ड रिपोर्ट है ना, उस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के रीएडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, लॉ के बराबर हो जाती है। और अपने पार्लियामेंट के ही, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर में एक और आर्टिकल है, उसका नाम है आर्टिकल 329। वो क्या बोलता है, क्या कि कोई भी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट इंटरफेयर इनटू इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि इस मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ गए ना कितना पावरफुल है ये बॉडी। यानी इसके द्वारा जो फाइनली पब्लिश रिपोर्ट है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी मॉडिफाई नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट भी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, और सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट इलेक्टोरल मैटर्स पे इंटरफेयर करने से बाहर कर दिया गया, मना कर दिया गया। समझ गए ना सारी चीजें कैसे कैसे इंक्लूड हो जाती है। तो यही, जैसे अभी एग्जांपल में बताते हैं, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ ना, जम्मू कश्मीर में देखिए आपने जो उसका नेचर था, जम्मू कश्मीर पहले स्टेटहुड एंजॉय करता था, अभी 2 नए यूटीज बन गए, यूटीज होते हुए भी इनके पास एसएलए दी गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जम्मू कश्मीर को बांट करके 2 नए यूटीज बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यही चीज है। तो जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों यूटीज के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी होंगी, 1971 के सेंसस पे दिया गया, कितनी सीट फिक्स की गई, 90। क्लियर है ना, 90 सीट्स दी गई, लेकिन 90 सीट्स देने से तो कुछ नहीं होगा। 90 सीट्स के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का तो ड्रॉ होना है, तो ड्रॉ कौन करेगा, किसकी वजह से होगा, इसके रिपोर्ट पे होगा ना। यानी कि लास्ट जो लॉ बना है कौन से परसुएंस, कौन सा लॉ है, वो 2002 का लॉ है ना। तो ये चीजें क्लियर हो जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर, कल पढ़ा था ना आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कभी पढ़ा ना स्टेट, तो जम्मू कश्मीर के अंदर में जो चेंजेस हो रहा है पार्लियामेंट ने किया, कौन से लॉ को एक्सरसाइज करते हुए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से क्या हुआ कि उसके पास एसएलए होगी, है ना,
और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा की जो सीट दी गई है उसके लिए टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का ड्रॉ होगा, पॉलिटिकल बाउंड्री बनेगी उसकी, वो सब काम कौन करेगा? डिलिमिटेशन एक्ट के बेसिस पे। कौन सा एक्ट? लास्ट चूंकि यही है, समझ के बात को। तो डिलिमिटेशन कमीशन बना दी जाती है इन परसुएंस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत आसान है, मतलब सारी चीजें अगर आप समझेंगे। अब क्या है क्या कि इसकी भी बात समझ गए कि डिलिमिटेशन वगैरह क्या होता है ना, और उसके उसके मतलब कि जो लॉ है या फाइनली पब्लिश रिपोर्ट है उसकी वैल्यू क्या होती है ना। तो फिलहाल समझ में आया? हाँ, मतलब जैसे पार्लियामेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसको पावर दिए हैं आर्टिकल 82 के थ्रू यूज करते हुए लॉ बना लिया। इस लॉ के परसुएंस से क्या, एक बॉडी का क्रिएशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ डेलिमिटेशन, जिसको कि हिंदी में परिसीमन बोल रहे हैं। और डेलिमिटेशन कमीशन जो बनेगी वो इस लॉ के परसुएंस से इस साल बना, इस लॉ के परसुएंस से इस साल बना, ऐसे ऐसे करके। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। और इस यहाँ कोई क्वेश्चन यहाँ तक आया समझ में? मजा आया? ठीक है। तो मतलब क्या है ना कि जैसे चीजें टफ होती है, अगर आप समझ लेंगे ना तो फिर आपको विजुअलाइज होने लगेगा। जैसे अभी इलेक्शन हुआ 81 सीट्स के लिए, तो इन जनरल आपने सुना होगा कि इस क्षेत्र से ये जीते हैं। तो ये जो क्षेत्र की बात होती है ना, तो ये क्षेत्र आया कहाँ से? तो ये क्षेत्र इसी डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंड के बाउंड्री ड्रॉ करने के कारण ये क्षेत्र आया। क्लियर है ना? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू।